नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं एस बेंसला आपको राजस्थान का इतिहास अध्ययन करवा रहा था और राजस्थान इतिहास के अंतर्गत हमने एक मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक पूरा कर लिया था जिसका नाम था राजस्थान का एकीकरण। वो मैंने बहुत अच्छे तरह से आपको फ्रेम किया था। उम्मीद है कि आपको वीडियोस वो क्लासेस बहुत पसंद आई होंगी। और आज जो अपन टॉपिक लेने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, एक बहुत ही शानदार टॉपिक है जिससे एग्जाम में लगभग प्रश्न आने चांसेस रहे। उस टॉपिक के बारे में आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं। शून्य से शिखर तक अपनी ये क्लास को ले जाने का मेरा उद्देश्य है। आपसे अनुरोध है कि इस क्लास को शेयर सब्सक्राइब करें और इसको आपको लिंक को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, देखिए आज का जो टॉपिक है अपना वो है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, ऐसा क्या कारण था कि राजपूताने में या पूरे भारत के अंतर्गत एक विद्रोह की भावना निकल कर आई लोगों की, और वो विद्रोह की भावना 1857 क्रांति के रूप में जानी गई थी। तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा अपन पीछे की ओर चलते हैं। मैं आपको सामान्यतः बता देता हूं। देखिए, याद रखना, भारत के इतिहास में एक समय आता है और उस समय को कहा जाता है भैया क्या, राजपूत काल। कौन सा काल कहा जाता है? राजपूत। ये भारत के इतिहास का स्वर्णिम समय था और भारतीय इतिहास में जो समय आता है उसको कहते हैं राजपूत काल। और इस राजपूत काल का जो समय था वो था 7वीं सदी से लेकर 1206 ईस्वी 1206 ईस्वी तक। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है कि राजपूत काल का समय कौन सा है। तो 7वीं सदी से लेकर 1206 ईस्वी का जो काल था ये कौन सा काल कहलाया? राजपूत। इसी समय को क्या कहा जाता है और दूसरे नामों से भी जाना जाता है, इसको कहते हैं उत्तर प्राचीन काल। इसी को क्या कहते हैं भैया? उत्तर प्राचीन काल। इसी को कहा जाता है पूर्व मध्यकाल और इसी को कहा जाता है सामंतवाद युग। क्या कहते हैं? सामंतवाद युग। इन नामों से जाना जाता है कौन सा समय आपका? राजपूत। अब इसको राजपूत काल क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि इस समय राजपूतों ने स्वतंत्र रहकर शासन किया था, किसी और के अधीन नहीं थे, अपने स्वतंत्र रहकर शासन किया था, इसलिए इस समय को क्या कहा गया? राजपूत। लेकिन 1206 ईस्वी के बाद में, कब की बात है? 1206 ईस्वी के बाद राजपूतों ने अपनी वर्चस्वता को खो दिया था और राजपूत कहीं तो किसके अधीन हो गए? मुगलों के अधीन। कहीं तो किसके? मुगलों के। कहीं किसके अधीन हो गए? मराठों के। और कहीं किसके अधीन रहकर शासन कर लगे साहब? आपके अंग्रेजों। अंग्रेजों के अधीन रहकर क्या करने लगे? शासन करने लगे। अधीन रहकर क्या करने लगे? शासन करने लगे। इसलिए 1206 ईस्वी के बाद के समय को अपन राजपूत काल नहीं कह सकते। सिंपल सी बात। राजपूतों ने 7वीं सदी से लेकर 1206 ईस्वी तक स्वतंत्र रहकर शासन किया और उस शासन को क्या कहा जाता? शासन काल को क्या कहा जाता है? राजपूत। समय था 7वीं सदी से लेकर 1206 ईस्वी। इसे उत्तर प्राचीन काल कहा गया, इसे पूर्व मध्य काल कहा गया और इसे क्या कहा जाता है? सामंतवाद का युग। लेकिन 1206 ईस्वी के बाद में राजपूतों ने अपनी वर्चस्वता को खोया और राजपूत कहीं तो मुगलों के अधीन हो गए, कहीं मराठों के अधीन हो गए, कहीं अंग्रेजों के अधीन हो गए। इसका कारण ये था, ये वर्चस्वता खोने का कारण ये माना जाता है कि एक तो राजपूतों में आपसी फूट थी, एक आपसी ईर्ष्या थी, एक दूसरे को छोटी छोटी सी बातों को लेकर नीचा दिखाना चाहते थे और छोटी छोटी सी बातों को लेकर युद्ध करने की स्थिति में आ जाते थे। तो उपर्युक्त कारणों से राजपूतों ने अपनी वर्चस्वता को गवा दिया और राजपूतों ने अपनी वर्चस्वता को जब गवा दिया, उसके बाद का जो समय है उसको अपन राजपूत काल नहीं कह सकते। क्लियर है? अब देखिए, कहीं तो मुगलों के अधीन, कहीं मराठों के अधीन, कहीं किसके अधीन? अंग्रेजों के अधीन। अब मैं आपको वहां ना ला जाकर मैं आपको अलग अलग पार्ट में लेके जाऊंगा। मैं आपको मुगल राजपूत अलग पढ़ाऊंगा, मराठा राजपूत अलग पढ़ाऊंगा और अपनी 1857 क्रांति चल रही थी, इसमें अपन जहां से प्रारंभ करते हैं उसको देख लेते हैं। तो देखिए, यहां अधीन रहकर शासन किया तो सबसे पहले राजपूतों ने अपने आप को सरेंडर किया साहब किसके सामने? मुगलों के सामने। किसके सामने? मुगलों के सामने। मुगल वंश का शासनकाल 1526 से 1707 था और 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मुगलों की सत्ता
डगमगाने लगी। फिर एक नई शक्ति का उदय हुआ, उसको कहा जाता है आपकी मराठा शक्ति। फिर राजपूतों ने मराठों के साथ समझौता कर लिया और मराठों से समझौता कर लिया राजपूतों ने, तो मराठों को राजपूत टैक्स देने लगे थे जिसका नाम था चौथ। एक टैक्स याद रखना बेटा, चौथ। कौन सा? चौथ। राजपूतों द्वारा मराठों को दिए जाने वाला टैक्स, मराठों को दिया जाने वाला टैक्स। दिया जाने वाला जो टैक्स था वो कौन सा कहलाता था? आपका चौथ कहलाता। 1803 ईस्वी में लसवारी के युद्ध में मराठों ने भी नियंत्रण खो दिया और जैसे ही मराठों ने नियंत्रण खो दिया, एक नई शक्ति का जन्म हुआ और उस शक्ति को कहते हैं अपन कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज शक्ति। अब राजपूत पहले मुगलों के अधीन थे, फिर मराठों के अधीन आए, फिर किसके अधीन आ गए? अंग्रेजों के। यहां से हमारे 1857 क्रांति का क्या होता है? आगाज होता है। क्या होता है? आगाज। तो इसी के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन, देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा सहायक संधि। कौन सी संधि? सहायक संधि। अब सहायक संधि में ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाता है इसके प्रवर्तक, सहायक संधि के प्रवर्तक, तो आपको ध्यान रखना है लॉर्ड वेलेजली। कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने कौन सी संधि का प्रतिपादन किया था? सहायक संधि। अर्थात इस संधि का अर्थ होता था कि राजपूतों की सुरक्षा अंग्रेज करेंगे, उसके बदले राजपूत अंग्रेजों को टैक्स देंगे। क्या देंगे? टैक्स देंगे। वो कौन सी संधि कहलाती थी? आपकी सहायक संधि। और इसका प्रतिनिधि कौन था? इस संधि का प्रतिनिधि आपको ध्यान रखना है, तो इस संधि का प्रतिनिधि था लॉर्ड लेक। कौन था? लॉर्ड लेक। ठीक है। अब इस संधि को करने का कारण क्या था? भाई ऐसा क्या रीजन था कि ये संधि आपको राजपूतों को अंग्रेजों के साथ ये संधि करनी पड़ी? तो इसके रीजन में आपको ध्यान रखना, इसके रीजन के अंतर्गत अगर आपसे पूछा जाता है तो राजपूतों को मराठों व पिंडारियों से भय, मराठों व पिंडारियों से क्या? भय। इसके कारण अपने आप को राजपूतों ने किसके साथ जोड़ दिया साहब? आपके अंग्रेजों के साथ जोड़ दिया। यानी कि पिंडारी और मराठे जो थे ये छोटे छोटे से क्षेत्रों में लूटपाट करते थे, इससे राजपूत बड़े परेशान हो गए और असहज महसूस करने लगे राजपूत अपने आप को। तो फिर इन्होंने इनसे सुरक्षा पाने के लिए अपने आप को किसके हवाले कर दिया? अंग्रेजों के हवाले। और ये संधि कौन सी कहलाई? सहायक संधि। और बेटा याद रखना, सहायक संधियों से ही राजस्थान आधुनिक इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। राजस्थान आधुनिक इतिहास, तो राजस्थान की जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसका आरंभ माना जाता है साहब किससे? आपके सहायक संधियों से। किससे माना जाता है? सहायक संधियों से माना जाता है। अब देखिए इसमें एक चीज और ध्यान रखना, खिराज। क्या? खिराज। राजपूत जो थे वो मराठों को तो टैक्स देते थे, वो तो क्या कहलाता था? चौथ। भाई राजपूतों की सुरक्षा करते थे मराठे और उसके बदले राजपूतों को क्या देते थे? चौथ। उसी के बदले आपको ध्यान रखना, राजपूतों के द्वारा अंग्रेजों को दिए जाने वाला टैक्स, राजपूतों के द्वारा अंग्रेजों को दिया जाने वाला टैक्स, अंग्रेजों को दिया जाने वाला टैक्स क्या कहलाया आपका साहब? खिराज कहलाया। क्या कहलाया था? खिराज। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, खिराज। तो खिराज राजपूत जो थे वो किसको देते थे? अंग्रेजों को। अब सहायक संधि के तहत हुआ क्या था? सहायक संधि के तहत ये हुआ था कि राजपूतों की सुरक्षा कौन करेंगे? अंग्रेज। और उसके बदले राजपूत अंग्रेजों को क्या देंगे? टैक्स देंगे। और वो टैक्स कौन सा कहलाया साहब? आपका खिराज कहलाया। कौन सा कहलाया? खिराज। तो ध्यान से सुनना एक बार फिर से। सहायक संधि की बात करें तो सहायक संधियों से राजस्थान के आधुनिक इतिहास का क्या माना जाता है? आरंभ माना जाता है। सहायक संधियों के प्रवर्तक कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। इसका प्रतिनिधित्व कौन करता था? लॉर्ड लेक। कारण क्या था इन्होंने संधि करने का? कारण क्या था? राजपूतों को मराठों व पिंडारियों से भय, यानी राजपूतों को डर था किससे? मराठों और पिंडारियों से। अपनी सुरक्षा को लेकर वो हर समय कौन से समय कहां से कैसे आक्रमण कर दें, इनकी वजह से, डर की वजह से साहब इन राजपूतों ने किसकी सुरक्षा दे दी? आपके अंग्रेजों को। और उसके बदले ये अंग्रेजों को क्या देते थे? टैक्स देते थे। क्या देते थे? टैक्स। ये तो हो गई सहायक संधि की बात। अब आपसे पूछा जाता है इसी में, एक सहायक संधि करने वाली रियासतें कौन सी हैं? तो उसकी ओर चलते हैं अपन, सहायक संधि करने वाली रियासतों की ओर।
तो देखिए सहायक संधि करने वाली अगर आपसे पूछी जाती है प्रथम रियासत, कौन सी? प्रथम। तो प्रथम जो रियासत है भैया वो आपको ध्यान रखना कौन सी है? भरतपुर। कौन सी है? भरतपुर रियासत। भरतपुर रियासत ने कब की थी? तो 29 सितंबर 1803। और शासक था भैया भरतपुर का कौन? रणजीत सिंह। कौन था? रणजीत सिंह। ठीक है, तो सबसे पहले अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाली जो रियासत थी वो भरतपुर थी, और इसने कब की थी? 29 सितंबर 1803। एक और चीज याद रखना बेटा, एकमात्र रियासत थी जिसने 2 बार संधि की थी। एकमात्र रियासत जिसने 2 बार संधि की थी। कितनी बार संधि की थी? 2 बार संधि की थी। कौन सी रियासत ने? आपकी भरतपुर रियासत ने। कितनी बार की थी? 2 बार की थी। अब देखिए कैसे की थी 2 बार, उसको समझना। पहले ये संधि कर चुके थे 29 सितंबर 1803 को, लेकिन उस समय एक घटना घटी, और उस घटना को देखिए मैं आपको बता देता हूं। ये रियासत कौन सी है? आपकी भरतपुर। और ये भरतपुर का शासक उस समय कौन था? रणजीत सिंह। कौन था? रणजीत सिंह। ठीक है, यहां पर एक मराठा व्यक्ति था, मराठा सरदार, जिसका नाम था यशवंत राव होलकर। कौन था? यशवंत राव होलकर। और एक इधर आपको ध्यान रखना, अंग्रेज अधिकारी जो सहायक संधियों का प्रतिनिधित्व कर रहा था वो कौन था साहब? आपका लॉर्ड लेक। कौन था? लॉर्ड लेक। अब ध्यान से समझना इस बात को। लॉर्ड लेक गिरफ्तार करना चाहता था किसको? यशवंत राव होलकर को। यशवंत राव होलकर ने साहब शरण किसके पास ली थी? रणजीत सिंह के साथ। कहां पर शरण ले ली साहब इसने? रणजीत सिंह के यहाँ। रणजीत सिंह कहां का शासक? भरतपुर का शासक। अब शरण ले ली, लेकिन लॉर्ड लेक को क्या था कि लॉर्ड लेक को यह पता था कि हमने भरतपुर रियासत से सहायक संधि कर रखी थी, तो भरतपुर रियासत स्वाभाविक ही हमें इसको सौंप देगी। जैसे ही लॉर्ड लेक भरतपुर पहुंचता है, यशवंतराव होलकर का पीछा करते करते रणजीत सिंह से यशवंतराव होलकर को मांगता है, तो रणजीत सिंह जी कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। अर्थात हमने किसी व्यक्ति को अगर शरण देने के लिए एक बार हाँ कर दी है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो उन्होंने कहा संधि का उल्लंघन होगा, उन्होंने कहा बेशर्त हो जाइए, तो कि आक्रमण के लिए तैयार रहिए। तो बेटा याद रखना, इस लॉर्ड लेक ने, ये आपका फोर्ट है कौन सा? लोहागढ़। कौन सा फोर्ट है? लोहागढ़। इस लोहागढ़ फोर्ट पर याद रखना जनवरी से अप्रैल 1805, जनवरी से अप्रैल 1805 ईस्वी में 5 बार असफल आक्रमण किया। 5 बार असफल आक्रमण किया साहब। किसने असफल आक्रमण किया? आपके लॉर्ड लेक ने। किसने किया था? लॉर्ड लेक ने। लेकिन इसको सफलता नहीं मिली, और अंततः लॉर्ड लेक ने कहा था, लॉर्ड लेक ने कहा था कि यह मिट्टी का नहीं लोहे से बना दुर्ग है। मिट्टी से नहीं लोहे से बना दुर्ग है। लोहे से बना दुर्ग है। कौन से दुर्ग के बारे में कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना बेटा, कौन से दुर्ग के बारे में? लोहागढ़। और लोहागढ़ कहां पर है? भरतपुर में है। कहां पर है? भरतपुर के अंतर्गत है। अब इसका क्या कारण था? तो देखिए इसकी जो दीवारें थी इस प्रकार से, ये जो दीवारें थी ये मिट्टी से बनी हुई थी। जब भी तोप गोले चलाते तो इस मिट्टी में दीवारों में धंस जाते, अंदर की दीवारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। ठीक है, इस वजह से इनका जो आक्रमण था वो विफल हुआ था 5 बार, और इन्होंने अंततः कहा था कि मिट्टी से नहीं, किससे बना हुआ है? लोहे से बना हुआ दुर्ग। एक बार तो ये सहायक संधि का उल्लंघन यहां पर हो चुका था, जिसकी वजह से याद रखना बेटा, इसकी वजह से भरतपुर रियासत ने दोबारा जो संधि की थी वो आपको ध्यान रखना 10 अप्रैल 1805। कब की थी? 10 अप्रैल 1805 ईस्वी में इसने क्या? दूसरी बार संधि की थी। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद दूसरी रियासत कौन सी? तो दूसरी रियासत आपसे पूछा जाता है, तो दूसरी रियासत हो जाएगी बेटा कौन सी? अलवर। कौन सी रियासत? अलवर रियासत। 14 नवंबर 1803। और शासक हो गया अलवर का कौन? बख्तावर सिंह। कौन हो गया? बख्तावर सिंह। ठीक है, उसके बाद बख्तावर सिंह हो गया। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है संधियों के अंतर्गत, तो यहां पर देखिए संधियों के अंतर्गत जयपुर जो रियासत थी, कौन सी रियासत आपकी फिर आती है साहब? आपकी कौन सी? जयपुर। और जयपुर रियासत ने आपको ध्यान रखना 12 दिसंबर 1803। शासक कौन था जयपुर रियासत का? तो जयपुर रियासत का शासक आपको ध्यान रखना है जगत सिंह। कौन था? जगत सिंह सेकंड। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है जोधपुर, और जोधपुर रियासत ने जो संधि की थी वो की थी 22 दिसंबर 1803।
और शासक कौन था बेटा? तो शासक यहां पर याद रखना कौन था? मानसिंह। कौन था? मानसिंह। फिर उसके बाद में माना जाता है कि कौन सी रियासत ने संधि कर ली थी? धौलपुर ने। कौन सी रियासत ने? धौलपुर रियासत ने जब संधि की थी, तो यह आपको ध्यान रखना, और ये जो संधि की थी 29 जनवरी 1804। कब की थी? 29 जनवरी 1804। अब यहां धौलपुर का जो शासक था वो कौन था? कीरत सिंह। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अब राजपूत जो थे, अब वो किसके अधीन हो गए थे? अंग्रेजों के अधीन हो गए थे। कौन सी संधियों के माध्यम से? सहायक संधियों के माध्यम से। कौन सी संधियों के माध्यम से? सहायक संधियों के माध्यम से। अब प्रश्न यहां से ये बनता है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरी बात को। प्रश्न ये बनता है कि सर्वप्रथम सहायक संधि करने वाली रियासत कौन है? तो भरतपुर है। और सर्वप्रथम सहायक संधि का उल्लंघन करने वाली रियासत कौन सी है? तो भी कौन सी हो जाएगी? भरतपुर हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद पहली रियासत, दूसरी रियासत कौन सी थी? अलवर 14 नवंबर 1803 बख्तावर सिंह। तीसरी जयपुर 12 दिसंबर 1803 जगत सिंह। चौथी जोधपुर 22 दिसंबर 1803 मान सिंह। और धीरे धीरे सभी राजपूत रियासतों ने अंग्रेजों के साथ क्या कर ली? संधियां कर ली। क्या कर ली? संधियां। यानी कि अब शासन जो सुरक्षा थी वो राजपूतों की कौन कर रहे थे? अंग्रेज कर रहे थे। अब इन संधियों के तहत क्या शर्तें रखी गई थी? तो संधि की शर्तें देखिए। इन संधियों की शर्तों के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है, शर्त नंबर 1, शर्त यह रखी गई थी कि आपका दुश्मन हमारा दुश्मन। अंग्रेजों ने राजपूतों से कहा कि आपका दुश्मन हमारा दुश्मन। ठीक है, यानी कि जो आपका दुश्मन होगा वो हमारा दुश्मन होगा। ठीक है। दूसरा क्या? रियासतों में एक अंग्रेज अधिकारी नियुक्त होगा। रियासतों में एक अंग्रेज अधिकारी नियुक्त होगा। एक क्या होगा? अंग्रेज अधिकारी। एक कौन सा होगा? अंग्रेज अधिकारी नियुक्त होगा। और तीसरी बात आपसे पूछा जाता है, रियासतों के विदेशी मामले, रियासतों के विदेशी मामले अंग्रेजों के पास रहेंगे। किसके पास रहेंगे? अंग्रेजों के पास। रियासतों के विदेशी मामले किसके पास रहेंगे? अंग्रेजों के पास रहेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है चौथा बिंदु, तो चौथा बिंदु यहां पर ध्यान रखना, अंग्रेजों की बिना स्वीकृति के राजपूत रियासत ना तो किसी रियासत की मदद करेंगी, ना तो किसी रियासत की सहायता करेंगी, रियासत की सहायता करेंगी या सहायता लेंगी। ये उपर्युक्त 4 शर्तें थी भैया। कौन सी संधि की? आपकी सहायक संधि की। कौन सी संधि की? सहायक संधि की। क्या कहा गया कि आपका दुश्मन हमारा दुश्मन। अंग्रेजों ने कहा राजपूतों से कि जो भी आपका दुश्मन होगा वो हमारा दुश्मन होगा, आप इस बात की चिंता बिल्कुल ना करें। तो ठीक है। दूसरा, रियासतों में एक अंग्रेज अधिकारी होगा साहब। आपकी रियासत की देखरेख के लिए हम एक अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त करेंगे। ठीक है। तीसरा, रियासतों के विदेशी मामले, यानी कि जो भी इनके विदेशी जो मामले हैं या बाहरी जो मामले हैं उन पर नियंत्रण किसका रहेगा? अंग्रेजों का रहेगा। चौथा, अंग्रेजों के बिना स्वीकृति के राजपूत रियासत ना तो किसी की सहायता करेगी ना ही किसी से सहायता लेगी। और इसी संदर्भ में आपको याद रखना, इसी संदर्भ में यदुनाथ सरकार ने लिखा है, यदुनाथ सरकार ने लिखा कि राजपूताना ऐसा अजायब घर बन चुका था, ऐसा अजायब घर बन चुका था यदुनाथ सरकार ने बड़ी आलोचना की और क्या कहा? ऐसा अजायब घर बन चुका था कि आपको ध्यान रखना है, जिसके ना तो पिंजरे थे ना ही दरवाजे थे, जिसके ना तो पिंजरे थे ना दरवाजे थे। अब इस बात का मतलब समझना, इस बात का मतलब यह समझना है कि राजपूताना ऐसा अजायब घर बन चुका था,
ना तो ये बाहर निकल सकते थे, ना ये अंदर रह सकते थे, यानी कि इनको घुटन वाली स्थिति पैदा हो गई। साहब कौन सी आपके, तो यहां पर ध्यान रखना कौन सी, किसने कहा था, यदुनाथ सरकार ने। एक बार वापस से समझते हैं इन संधियों को। बेटा ये संधि बड़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा समझने में टाइम लग सकता है आपको। तो सबसे पहले देखिए अपन ने आज पढ़ी कौन सी संधि, सहायक संधि। सहायक संधियों से ही राजस्थान में किसकी शुरुआत होती है, आधुनिक इतिहास की। सहायक संधियों के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, लॉर्ड वेलेजली। इन संधियों का प्रतिनिधि किसने किया, तो आपको ध्यान रखना है यानी लॉर्ड लेक ने, यानी संधि करवाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था, लॉर्ड लेक का था। कारण क्या था, क्यों राजपूतों ने सहायक संधि की थी, तो राजपूतों को मराठों व पिंडारियों के भय के कारण राजपूतों ने क्या की थी, सहायक संधियां की थी। और इस संधि के तहत राजपूतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों की थी, और इसके बदले जो राजपूत थे वो अंग्रेजों को टैक्स देते थे, और उस टैक्स को क्या नाम दिया गया बेटा, खिराज नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, खिराज नाम दिया गया था। ठीक है, अब सबसे पहले सहायक संधि करने वाली रियासत कौन सी है, भरतपुर। 29 सितंबर 1803। शासक कौन था, रणजीत सिंह। तो पहली रियासत कौन सी हो जाएगी, भरतपुर, 29 सितंबर 1803, और शासक कौन हो जाएगा, रणजीत सिंह। एकमात्र रियासत जिसने 2 बार संधि की थी, भैया ध्यान रखना, सहायक संधि वो कौन सी थी, भरतपुर ने। दूसरी सेकंड बार कब की थी, 10 अप्रैल 1805। दूसरी कौन सी है, अलवर, 14 नवंबर 1803, शासक बख्तावर सिंह। तीसरी जयपुर, 12 दिसंबर 1803, शासक जगत सिंह। चौथी कौन सी थी, तो आपको ध्यान रखना है, चौथी है आपके 22 दिसंबर 1803, शासक कौन था, मान सिंह। और आपको याद रखना है धौलपुर ने कब की, 29 जनवरी 1804, और शासक कौन है, कीरत सिंह। अर्थात धीरे धीरे सभी राजपूत रियासतों ने अंग्रेजों के साथ क्या कर ली, संधियां कर ली। अब इस संधि में देखिए ध्यान रखना, इस संधि के अंतर्गत शर्तें क्या रखी गई, राजपूतों से अंग्रेजों ने कहा कि आपका दुश्मन हमारा दुश्मन, यानी कि जो आपसे मित्रता करेगा वो आपका हमारा मित्र है, जो आपसे दुश्मनी करेगा वो हमारा दुश्मन है। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा कि आपकी रियासत में देखरेख के लिए, यानी कि आपकी जो रियासत है उसमें हम देखरेख के लिए एक अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त करेंगे। उन्होंने कहा डन। फिर तीसरी शर्त इन्होंने क्या रखी कि अंग्रेज बिना स्वीकृति के अंग्रेजों की बिना स्वीकृति के राजपूत रियासत ना तो किसी की मदद करेगी और ना किसी से मदद लेगी। यानी किसी ने आपके ऊपर अटैक भी कर दिया है तो आपको पहले स्वीकृति लेनी पड़ेगी किससे, साहब आपके अंग्रेजों के, साहब हम अटैक कर दिया तो हम उस रियासत की मदद कर सकते हैं क्या, या उस रियासत को हमारी मदद के लिए हम बुला सकते हैं क्या, लेकिन नहीं। इसी संदर्भ में यदुनाथ सरकार ने लिखा था कि राजपूताना ऐसा अजायब घर बन चुका था जिसके ना तो पिंजरे थे और ना ही क्या थे, दरवाजे थे। क्या थे, दरवाजे। अब इन सहायक संधियों में हुआ क्या, इन सहायक संधियों के अंतर्गत ध्यान रखना, मालवा व भरतपुर की असफलता के बाद, मालवा व भरतपुर, मैंने बताया था भरतपुर में विद्रोह हुआ था, ऐसा ही विद्रोह मालवा में हुआ था। और इन दोनों क्षेत्रों की असफलता के बाद, असफलता के बाद लॉर्ड वेलेजली ने अपना इस्तीफा दे दिया, जिम्मेदारी ली खुद के ऊपर, और वेलेजली ने क्या दे दिया साहब, इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा दे दिया, इनकी जगह पर नियुक्त, लॉर्ड वेलेजली की जगह पर नियुक्त किया गया था किसको, जॉर्ज वार्लो को। किसको नियुक्त किया, जॉर्ज वार्लो को। और जॉर्ज वार्लो ने क्या किया बेटा, जॉर्ज वार्लो ने यह किया कि सभी रियासतों की जो संधियां थी, सभी रियासतों की जो संधियां थी, इन सभी संधियों को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। क्या कर दिया, यानी कि सहायक संधि क्या कर दी बेटा, रद्द कर दी। ये ध्यान रखना, सहायक संधियों को रद्द करने वाला कौन था, अंग्रेज अधिकारी, तो ये ध्यान रखना कौन था, जॉर्ज वार्लो। इसने सिर्फ, आपको ध्यान रखना, भरतपुर और अलवर, कौन कौन सी, भरतपुर और अलवर रियासत की संधियों को छोड़कर, यानी इन 2 रियासतों की संधियों को छोड़कर, 2 रियासतों की संधियों को छोड़कर, समस्त संधियों को छोड़कर, समस्त रियासत की जो संधियां थी उन समस्त रियासत की संधियों को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। पहले उनको हसीन सपने दिखा दिए, हसीन सपने दिखाने के बाद उनको जोर का एक झटका दे दिया जॉर्ज वार्लो ने। किसने दे दिया था, जॉर्ज वार्लो ने। ठीक है, तो 2 रियासतों की संधि यहां पर मान्य की गई थी, आपको ध्यान रखना है, एक तो भरतपुर और एक कौन सी, अलवर। इसके एवज में चार्ल्स मैटकॉफ को एक संदेश दिया गया, चार्ल्स मैटकॉफ को निर्देश दिए गए। 1811 ईस्वी की बात है। 1811 में चार्ल्स मैटकॉफ को कहा गया कि देशी शासकों का एक परिसंघ बनाया जाए। देशी शासकों का क्या बनाया जाए, परिसंघ। देशी शासकों को क्या बनाया जाए, परिसंघ बनाए। ठीक है, संधियों के रद्द होने के बाद कहा गया कि देशी शासकों को क्या बनाया जाए, एक परिसंघ बनाया जाए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, ये तो हो गई साहब सहायक संधियां। सहायक संधि अब क्या हो गई, आपकी रद्द हो गई। 2 ही रियासतों की संधियां, एक तो कौन सी, भरतपुर, और एक कौन सी, अलवर। ठीक है, क्लियर है। अब आगे चलते हैं अपन,
तो आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट आती है पूर्ण आश्रित संधि। या इसी को कहते हैं अधीनस्थ पार्थक्य संधि। या इसी को कहते हैं बेटा रिंग सेंस संधि। यह आपको ध्यान रखना है, यानी पूर्ण आश्रित संधि, अधीनस्थ पार्थक्य संधि, रिंग सेंस संधि, दोबारा से संधियां होने लगी। अब मैंने क्या कहा, पहले तो उनको क्या है कि पहले अंग्रेजों ने हसीन सपने दिखा दी। अब सपने दिखाने के बाद एक साथ दो जोर का क्या दे दिया, झटका दे दिया। अब राजपूतों की मजबूरी हो गई कि इन लोगों से बचने के लिए, पिंडारी मराठों से बचने के लिए इनको अंग्रेजों के पास जाना ही जाना था। इसलिए अब जो दूसरी संधियां हुई, उन दूसरी संधियों को नाम क्या दिया गया, तो दूसरी संधियों को नाम दिया गया पूर्ण आश्रित संधि, अधीनस्थ पार्थक्य संधि, या फिर अपन का अगर कहे जाए तो आपको ध्यान रखना इसको क्या कहते हैं, रिंग सेंस की संधि। अब इसके प्रवर्तक कौन है, तो आपसे पूछा जाए, इन संधियों के जो प्रवर्तक हैं वो है बेटा लॉर्ड हेस्टिंग। संधियों के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, लॉर्ड हेस्टिंग। तो पूर्ण आश्रित संधि या अधीनस्थ पार्थक्य रिंग सेंस की संधियों के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, लॉर्ड हेस्टिंग। यानी कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब राजपूतों ने अपने आप को पूर्ण रूप से क्या कर दिया, अंग्रेजों के हवाले कर दिया। कौन सी संधि के तहत, पूर्ण आश्रित संधि के तहत। इससे पहले तो क्या था कि शासन का संचालन कम से कम राजपूत कर तो रहे थे, अपने राज्य को चला रहे थे, लेकिन सुरक्षा के बदले तो टैक्स दे रहे थे। लेकिन यहां पर क्या किया कि अब पूर्ण रूप से राज्य को अंग्रेजों को सौंप दिया। किसने, राजपूतों ने। किसने सौंप दिया बेटा, राजपूतों ने सौंप दिया। इसी को कहा गया था आपके पूर्ण आश्रित संधि, यानी दूसरों पर पूर्ण रूप से क्या होना, आश्रित होना। ठीक है। अब इसके प्रतिनिधि की बात करें तो देखिए इसके प्रतिनिधि कौन कौन थे, इस संधियों के प्रतिनिधि कौन कौन थे। तो प्रतिनिधियों में ध्यान रखना, एक तो आपसे पूछा जाता है इन संधियों के प्रतिनिधियों में, एक तो था कर्नल जेम्स टॉड। कौन था, कर्नल जेम्स टॉड। इन संधियों को करवाने महत्वपूर्ण भूमिका किसकी, कर्नल जेम्स टॉड। एक कौन था, चार्ल्स मैटकॉफ। ये व्यक्ति जरूर याद रखना क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में 2-3 बार आ चुका है, चार्ल्स मैटकॉफ। और ये वही व्यक्ति था जिसने इन संधियों का प्रारूप तैयार किया था। प्रारूप, पूर्ण आश्रित संधियों का जो प्रारूप तैयार किया वो किसने किया था, तो चार्ल्स मैटकॉफ ने किया था। और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला व्यक्ति भी कौन था, आपका चार्ल्स मैटकॉफ। और एक व्यक्ति और आपको याद रखना है, जॉन मेलकम। कौन था, जॉन मेलकम। तो देखिए पूर्णाश्रित संधि, अधीनस्थ पार्थक्य संधि, रिंग सेंस की संधि प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, लॉर्ड हेस्टिंग। और लॉर्ड हेस्टिंग प्रतिनिधि कौन थे इसके, तो आपको ध्यान रखना, एक तो प्रतिनिधि कौन था, कर्नल जेम्स टॉड, दूसरा कौन था, चार्ल्स मैटकॉफ। और बेटा चार्ल्स मैटकॉफ के संदर्भ में एक चीज याद रखना कि सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो किसने निभाई है, चार्ल्स मैटकॉफ ने निभाई है। और इन संधियों का जो प्रारूप तैयार किया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो इन संधियों का प्रारूप भी किसके द्वारा तैयार किया गया था, चार्ल्स मैटकॉफ के द्वारा। और तीसरा व्यक्ति कौन था, जॉन मेलकम। इन्होंने भी संधियों के प्रतिनिधि के रूप में क्या किया था, कार्य किया था। तो अब अपन चलते हैं साहब, अब यहां से प्रश्न ज्यादा चांसेस आते हैं। तो प्रथम रियासत जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की, बेटा याद रखना क्योंकि पहले की संधियां पूरी तरह से क्या कर दी गई है, रद्द कर दी गई हैं। 2 ही रियासतों की संधियों को छोड़कर, एक तो कौन सी रियासत थी आपकी, भरतपुर, और एक कौन सी, अलवर। बाकी सारी की सारी जो संधि थी वो सहायक संधि पूरी क्या कर दी गई, क्लीन स्वीप, यानी कि रद्द कर दी गई थी पूरी तरह से। दोबारा नए सिरे से संधियां हो रही थी। और नए सिरे से संधियों में प्रथम रियासत आपको पूछा जाए तो प्रथम जो रियासत है वो कौन सी है, करौली। कौन सी है, करौली रियासत ने की थी। याद रखना कब की थी, तो आपको ध्यान रखना है 9 नवंबर 1817। कब की थी, 9 नवंबर 1817। और यहां का शासक कौन हो जाएगा, तो शासक था हरबख्श पाल सिंह। कौन था, हरबख्श पाल सिंह। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है
कि अंग्रेजों से सर्वप्रथम संधि करने वाली रियासत कौन सी है? तो अंग्रेजों से सर्वप्रथम संधि करने वाली रियासत कौन सी है? करौली। और कब की थी? आपके 9 नवंबर 1817। शासक कौन था आपका? हरबख्श पाल सिंह। ठीक है। अब आपसे पूछा जा, बेटा याद रखना ये 9 नवंबर 1817, लेकिन इस संधि का क्रियान्वयन अगर आपसे पूछ लिया जाए गलती से, तो आपको ध्यान रखना ये संधि हुई थी आपकी 15 नवंबर 1817 को। इस संधि का क्या हुआ था? क्रियान्वयन हुआ था। क्या हुआ था? क्रियान्वयन। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, कहीं ऑप्शन में 9 नवंबर ना आए, कहीं आ जाए 15 नवंबर और आप बोल दो कि सर आपने तो 9 नवंबर कराया था। बेटा इसका मतलब संधि तो हुई थी 9 नवंबर को, बाकी 9 नवंबर ही आती है डेट आएगी तो। लेकिन आपको जो प्रश्न आता है वो प्रश्न आता है कि अंग्रेजों से सबसे पहले संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? तो वो करौली है। कौन सी है? करौली रियासत है। दूसरी जो रियासत है आपको ध्यान रखना, एक करौली, दूसरी आपसे पूछी जाती है बेटा कौन सी हो जाएगी? टोंक। कौन सी हो जाएगी? टोंक। और टोंक ने कब संधि की थी? तो आपको ध्यान रखना 17 नवंबर 1817। और टोंक का जो शासक है वो कौन है? अमीर खां पिंडारी। कौन था? अमीर खां पिंडारी ने अंग्रेजों से क्या की थी साहब? संधि की थी। तीसरी रियासत कौन सी है बेटा? इनके कम से कम 5 क्रम तो आपको याद रखने ही रखने हैं। 5 क्रम आपको याद रखने हैं, क्योंकि 5 क्रम में से लगातार आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तीसरी रियासत है बेटा कौन सी? कोटा। और कोटा रियासत आपको ध्यान रखना, कोटा ने की थी 26 दिसंबर 1817। और कोटा का शासक था बेटा कौन? उम्मेद सिंह। कौन था? उम्मेद सिंह। ठीक है। कोटा का शासक कौन था? उम्मेद सिंह, जिसने कौन सी संधि की थी? आपके पूरक संधि। कौन सी संधि की थी? पूरक संधि की थी। ठीक। उसके बाद चौथी रियासत आपसे पूछी जाती है कि चौथी रियासत कौन सी है? तो चौथी रियासत आपको ध्यान रखना, चौथी जो रियासत है अपनी वो कौन सी है? जोधपुर। जोधपुर ने कब संधि की थी? तो आपको ध्यान रखना 6 जनवरी 1818। और शासक कौन था जोधपुर का? तो शासक था बेटा कौन? मानसिंह। कौन था? मानसिंह। ठीक है। पांचवी रियासत कौन सी है? तो पांचवी रियासत है मेवाड़, उदयपुर कह दीजिए। और ये आपको ध्यान रखना 13 जनवरी 1818। और यहाँ का जो शासक था आपको याद होगा, मेवाड़ का शासक आपको याद होगा कौन है? कृष्णा कुमारी के पिताजी कौन थे? भीम सिंह जी। ये आहत हो गए थे उस कृष्णा कुमारी घटना को लेकर। उसके बाद में साहब इन्होंने अंग्रेजों से क्या कर ली? संधि कर ली। क्या कर ली थी? संधियां कर ली थी ये। ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, ये 5 तो मुख्य रूप से आपको याद रखनी ही रखनी है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा समय दूंगा। छठवीं अगर आपसे पूछी जाती है तो बूंदी। कौन सी रियासत है? बूंदी। अब बूंदी रियासत की जो संधियां हैं, इन रियासतों की संधियों में आपको ध्यान रखना, बूंदी रियासत ने जो संधि की थी ये आपको ध्यान रखना कब की थी? तो 10 फरवरी 1818। और यहां का जो शासक था बूंदी का वो कौन था? विष्णु सिंह। कौन था? विष्णु सिंह। आजकल क्या है कि जैसे प्रश्न पूछ लेता है कि बीकानेर का शासक कौन था, बूंदी का शासक कौन था, तो आपको उस बात को लेकर कंफ्यूज बिल्कुल ही नहीं होना है। ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, बीकानेर की बात कर, नेक्स्ट बूंदी हो गई। उसके बाद 7वीं कौन सी होगी आपकी? बीकानेर। और बीकानेर ने संधि की थी 21 मार्च 1818। और यहां का बीकानेर का जो शासक था बेटा वो कौन था? सूरत सिंह। कौन था? सूरत सिंह। ठीक है। बीकानेर हो गई। उसके बाद बूंदी हो गई, बूंदी के बाद बीकानेर हो गई। बीकानेर के बाद में अगर आपसे पूछा जाता है तो आपकी हो जाएगी कौन सी? जयपुर। कौन सी? जयपुर। और जयपुर जो रियासत है इसने जो संधि की थी आपकी वो की थी, आपको याद रखना है 15 अप्रैल 1818। कब की थी? 15 अप्रैल 1818। और जयपुर का शासक था बेटा कौन? जगत सिंह सेकंड। कौन था? जगत सिंह सेकंड। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है जयपुर। जयपुर के बाद में अगर आपसे पूछा जाता है, जयपुर के बाद में संधि करती है साहब आपकी कौन सी? प्रतापगढ़। कौन सी रियासत है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ संधि करती है आपके 5 अक्टूबर 1818। और प्रतापगढ़ का जो शासक है वो है कौन? आपका सामंत सिंह। कौन है? सामंत सिंह। उसके बाद 10वीं रियासत के रूप में अगर आपसे पूछा जाता है तो 10वीं रियासत के रूप में है आपकी कौन सी? जैसलमेर। कौन सी है? जैसलमेर। और जैसलमेर में आपको ध्यान रखना, जैसलमेर जो रियासत थी इसने संधि की थी आपको ध्यान रखना है, जैसलमेर रियासत ने संधि की थी 5 अक्टूबर हो गया, तो 1 दिसंबर 1818।
और जैसलमेर का शासक था मूलराज सेकंड। कौन था? मूलराज सेकंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाता है तो आती है साहब आपकी कौन सी? डूंगरपुर। और डूंगरपुर रियासत ने संधि कब की थी? तो आपको ध्यान रखना, डूंगरपुर रियासत ने संधि की है साहब आपके 11 दिसंबर 1818। और शासक आपसे पूछा जाता है डूंगरपुर का तो वो आपको ध्यान रखना जसवंत सिंह सेकंड। जसवंत सिंह सेकंड ये कहाँ का शासक था? तो ये शासक था बेटा कहाँ का? आपको ध्यान रखना डूंगरपुर का। कहाँ का? डूंगरपुर का। उसके बाद आपसे पूछा जाता है साहब आपका बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा की जो संधि है कौन सी? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा संधि करती है आपके 10 फरवरी को बूंदी, एक बीकानेर 21, जयपुर 15, प्रतापगढ़ आपकी 5, जैसलमेर आपकी 1 और 11 दिसंबर को आपकी कौन करती है? डूंगरपुर। तो बांसवाड़ा जो संधि करती है वो आपको ध्यान रखना ये करेगी साहब आपकी 25 दिसंबर। और 25 दिसंबर 1818। और बांसवाड़ा का शासक था बेटा कौन? उम्मेद सिंह। कौन था? उम्मेद सिंह। ठीक है, उसके बाद में अंतिम रूप से जो संधि की जाती है, अंतिम रूप से जो संधि करती है वो कौन सी रियासत करती है बेटा? अंतिम रूप से जो संधि करती है वो करती है सिरोही रियासत, 11 सितंबर 1823। और ये आपको याद रखना है सिरोही का शासक आपको पूछा जाता है तो कौन है? शिव सिंह। कौन है? शिव सिंह। अब यहां से 2 प्रश्न बने और दोनों प्रश्नों को मैं लिख देता हूं। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली रियासत, अंग्रेजों के साथ संधियां करने वाली रियासत। अब इनको आप 3 चीजों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, विशेष रूप से, है ना। अब 3 चीज में क्या लिख रहा हूं वो आपको ध्यान रखना। पहली चीज सर्वप्रथम सहायक संधि। सर्वप्रथम कौन सी? सहायक संधि। तो सर्वप्रथम जो सहायक संधि की थी बेटा वो तो कौन सी रियासत हो जाएगी? आपकी भरतपुर। ठीक है, चलो ये प्रश्न आ जाता है तो इसका जवाब ये होगा। दूसरी आपकी कौन सी है? सर्वप्रथम अंग्रेजों से संधि करने वाली रियासत। सीधा सा प्रश्न पूछा जाए, सर्वप्रथम अंग्रेजों से संधि करने वाली रियासत, सर्वप्रथम अंग्रेजों से संधि करने वाली जो रियासत है वो कौन सी होगी? करौली। कौन सी? करौली। और तीसरा आपको ध्यान रखना है अंतिम रूप से अंग्रेजों से, अंतिम रूप से अंग्रेजों से संधि करने वाली रियासत, अंग्रेजों से संधि करने वाली रियासत, अंतिम रूप से संधि करने वाली रियासत कौन सी हो जाएगी? सिरोही। कौन सी हो जाएगी? सिरोही। ये 3 चीज आपको विशेष रूप से याद रखनी है। अब मैंने आपको क्या बताया अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली रियासतों के बारे में, तो बेटा आपको याद रखना है कि सबसे पहले सहायक संधि करने वाली रियासत तो कौन सी है? हमारी भरतपुर है। सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली रियासत कौन सी है? करौली है। और अंग्रेजों से अंतिम संधि करने वाली रियासत कौन सी है? आपकी कौन सी रियासत हो जाएगी? सिरोही है। कौन सी है? सिरोही। एक बार पुनः देख लेते हैं और ध्यान से देखना। पूर्ण आश्रित संधि, इसी को कहते हैं बेटा अधीनस्थ पार्थक्य संधि, इसी को कहते हैं रिंगसेंस संधि। इस संधि का प्रतिपादक कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग। और इस संधि के प्रतिनिधि कौन थे? तो इस संधि के प्रतिनिधि देखिए, एक तो कौन था? कर्नल जेम्स टॉड, एक कौन था? चार्ल्स मैटकॉफ, और एक कौन था? जॉन मेलकम। चार्ल्स मैटकॉफ ने ही इन संधियों का प्रारूप तैयार किया था। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई थी अंग्रेज राजपूत संधियों में वो किसने निभाई थी आपके? तो चार्ल्स मैटकॉफ ने निभाई थी। 2 बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। अब प्रथम रियासत कौन सी थी? तो प्रथम रियासत थी बेटा करौली। करौली ने कब की? 9 नवंबर 1817 हरबख्शपाल सिंह। दूसरी कौन सी? टोंक, 17 नवंबर 1817 अमीर खां पिंडारी। तीसरी कौन सी? कोटा, 26 दिसंबर 1817 उम्मेद सिंह। और चौथी कौन सी? जोधपुर, 6 जनवरी 1818 मान सिंह। और 5वीं कौन सी है? उदयपुर, 13 जनवरी 1818 भीम सिंह। और उसके बाद कौन सी है? बूंदी, 10 फरवरी 1818 विष्णु सिंह। बीकानेर की 21 मार्च 1818 सूरत सिंह। जयपुर की 15 अप्रैल 1818 जगत सिंह सेकंड। और प्रतापगढ़ के 5 अक्टूबर 1818 सामंत सिंह। और जैसलमेर की आपको ध्यान रखना 1 दिसंबर 1818 मूलराज सेकंड। डूंगरपुर ने की थी आपके 11 दिसंबर 1818 जसवंत सिंह सेकंड। और बांसवाड़ा का शासक बांसवाड़ा ने की थी 25 दिसंबर 1818 उम्मेद सिंह। और यहां याद रखना अंतिम रूप से संधि करने वाली रियासत कौन सी है बेटा? तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना, एग्जाम में पूछी जाती है। 11 सितंबर 1823 और शासक कौन था? शिव सिंह।
सबसे पहले सहायक संधि करने वाली भरतपुर, सर्वप्रथम अंग्रेजों संधि करने वाली करौली, अंतिम रूप से संधि करने वाली रियासत कौन सी हो जाएगी? सिरोही। कौन सी हो जाएगी? सिरोही। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए यहां से, पहले तो इसका ले लीजिए। उसके बाद इसका ले लीजिए। विशेष रूप से याद रखना बेटा, 5 तो आपको याद रखनी ही रखनी है, और एक प्रश्न मैं बताऊंगा आपको, फिर इसका ले लीजिए। अब मैं आपको एक प्रश्न लिखता हूं, है ना, उसका जवाब आप लोग देना। अंग्रेजों से संधि करने वाली प्रथम रियासत, अंग्रेजों से संधि करने वाली प्रथम रियासत, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन आपको याद रखना है बीकानेर, बी ऑप्शन बूंदी, सी ऑप्शन उदयपुर, और डी ऑप्शन सिरोही। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, फिर अपन आगे की ओर चलेंगे। अगर आपने इन संधियों का क्रम को पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उदयपुर, क्योंकि प्रश्न की प्रवृत्ति ऑप्शन पर डिपेंड होती है। और ऑप्शन हमसे क्या पूछा है, यही सबसे बड़ी कामयाब की बात होती है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है उसको अमली जामा पहनाने का जो काम करते हैं वो अपन अपने ऑप्शनों से करते हैं, क्योंकि प्रश्न की जो प्रवृत्ति होती है वो ऑप्शनों पर डिपेंड होती है। याद रखना, कंपटीशन कभी किसी से सरल नहीं होता। कंपटीशन में हर पड़ोसी, हर मित्र आपका वहां पर कंपटीटर है। अगर उसको आपको पार करना है तो आपको निश्चित रूप से एक एक चीज़ों को बड़े गहनता के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने ये प्रश्न आपको दिया था। तो यहाँ पर 10 आपको ध्यान रखना, ये कब करते हैं? 13 जनवरी 1818। ये कब करते हैं? 11 सितंबर 1823। ये कब करते हैं? 10 फरवरी 1818। और ये कब करते हैं? 21 मार्च 1818। अब बताइए ऑप्शन सही कौन सा होगा? तो ऑप्शन अपना सही कौन सा हो जाएगा साहब? आपका ये उदयपुर वाला हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर मैं कुछ विशेष फैक्ट लिख रहा हूं इस संधियों से रिलेटेड। विशेष फैक्ट में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, और एक चीज क्या याद रखनी है वो कि अंग्रेज राजपूत संधियों में, अंग्रेज राजपूत संधियों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका या सर्वाधिक जिम्मेदार व्यक्ति कौन था? तो यह आपको ध्यान रखना है बेटा, कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ। कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ। ये प्रश्न मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में छपता है सीधा का सीधा। ये बात आपको विशेष रूप से एक तो ये याद रखनी। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है? तो दूसरी बात आपको याद रखनी है बेटा विशेष रूप से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन 3 रियासतों की जो संधि करवाई थी, इन तीनों रियासतों की जो संधि करवाई थी वो आपको ध्यान रखना किसने करवाई थी। तो वो मैंने आपको प्रतिनिधि बताया है। कौन सा प्रतिनिधि था? यहां पर आपके जॉन मेलकम। तो जॉन मेलकम के द्वारा इनकी क्या करवाई गई थी? संधि। जॉन मेलकम। ये साहब आपका मुख्य रूप से 2 बात आपको इसमें याद रखनी है कि अंग्रेज राजपूत संधियों के अंग्रेज राजपूत संधियों की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई थी वो किसने निभाई थी? तो वो आपको ध्यान रखना किसने निभाई है आपके, किसने निभाई है आपके, तो आपको ध्यान रखना चार्ल्स मेटकॉफ। और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की संधियों में योगदान किसका है? जॉन मेलकम का, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे अपन आगे चलते हैं। अब इस क्लास को अंत तक देखें और
इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग अगर शेयर करते हो तो हौसला हमारा बढ़ता है, फिर हमें क्लास और डालने और क्लास लेने का अपने आप मन करेगा, है ना। अब देखिए साहब, पूरी संधियां हो गई और पूरी संधियों के तहत अब राजपूताना किसके अधीन हो गया है? अंग्रेजों के अधीन। किसके अधीन हो गया है? अंग्रेजों के अधीन। अब अंग्रेजों के अधीन राजपूताना हो तो गया, लेकिन राजपूताने को संचालन करने के लिए अंग्रेजों को एक घर चाहिए था, क्योंकि भाई दिल्ली से बैठकर वो शासन का संचालन कर नहीं सकते थे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, और इसलिए क्या ध्यान रखना है बेटा, 1832 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में? 1832 ईस्वी में, ये विशेष रूप से आपको याद रखना है। 1832 ईस्वी में विलियम बेंटिंग के प्रयासों से, विलियम बेंटिंग के प्रयासों से राजपूताना एजेंसी, या इसको मैं कह दूं अंग्रेजी रेजिडेंसी, इसकी जो स्थापना की थी बेटा, वो कहां पर की थी? अजमेर में। ये प्रश्न खूब आता है कि राजपूताना एजेंसी की स्थापना कहां पर की गई। तो राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब की गई? आपके 1832 ईस्वी में। और याद रखना दोस्तों, विलियम बेंटिंग के प्रयासों से राजपूताना एजेंसी की स्थापना कहां की गई थी? अजमेर के अंतर्गत की गई थी। कहां पर की गई थी? अजमेर के अंतर्गत। ये विशेष रूप से ध्यान रखना। और 1832 में ही गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक नया पद सृजित किया, जिसका नाम क्या था? एजीजी। कौन सा पद का सृजन किया? एजीजी पद का क्या किया था? सृजन। ठीक है ना। यानी कि गवर्नर जनरल भारत में सर्वोच्च, ब्रिटिशकालीन भारत में सर्वोच्च पद हुआ करता था गवर्नर जनरल, उसकी सहायता के लिए कौन होते थे? एजीजी। अब एजीजी यानी जैसे आज अपने केंद्र में मुख्य व्यक्ति शासन कर रहा है, जैसे अब सीधी सी मैं बात आपको अब समझा देता हूं कि पूरा जो भारत था, उस भारत की जो शासन का देखरेख का जिम्मेदारी किसकी थी? गवर्नर जनरल की। अब अलग अलग राज्य अंग्रेजों के अधीन थे, तो उन राज्यों में अंग्रेजों ने गवर्नर का एक प्रतिनिधि रूप नियुक्त किया, और उस प्रतिनिधि रूप को क्या कहा गया था? आपके एजीजी कहा गया था। क्या कहा गया था? एजीजी। और ये एजीजी का पद क्या किया गया था? यहां पर सृजित किया गया था। ठीक है। 1845 ईस्वी में इस एजेंसी का कार्यालय, इसका जो कार्यालय था 1845 ईस्वी में, आपको ध्यान रखना, इसका कार्यालय स्थापित कर दिया गया था कहां? माउंट आबू। कहां पर स्थापित कर दिया गया था भैया? माउंट आबू में स्थापित कर दिया था, पूरे 6 माह के लिए। यानी कि कह दूं मैं आपसे, तो ग्रीष्मकालीन आवास। कौन सा आवास? ग्रीष्मकालीन आवास। और तब से लेकर आज तक ये व्यवस्था बनी हुई। हमारे राज्यपाल जी होते, राज्यपाल महोदय हैं, वो राज्यपाल जो महोदय हैं वो क्या करते हैं साहब? गर्मियों में कहां पर निवास करते हैं? अपने माउंट आबू निवास करते हैं। तो अंग्रेज राजपूत संधियों के बाद में 1832 ईस्वी विलियम बेंटिंग के प्रयासों से राजपूताना एजेंसी, अंग्रेजी रेजिडेंसी की स्थापना कहां पर की गई थी? अजमेर में की। और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कौन सा पद सृजित किया गया था? एजीजी का पद सृजित। 1845 में इस राजपूताना एजेंसी का जो कार्यालय था, इस राजपूताना एजेंसी का कार्यालय कहां पर स्थानांतरित किया गया था? आपके ये माउंट आबू स्थानांतरित किया गया था, जो इनका क्या था? ग्रीष्मकालीन आवास। कौन सा आवास था? ग्रीष्मकालीन आवास था। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। अब संधियां हो गई, संधियों को संचालन करने के लिए घर मिल गया, निगरानी की रखने के लिए सैनिक टुकड़ियां बनाई गई। क्या बनाई गई बेटा? सैनिक टुकड़ियां। तो कौन कौन सी सैनिक टुकड़ियां हैं बेटा? क्वेश्चन यहां से भी आए हुए हैं। टुकड़ियां, मैंने क्या कहा आपको, मैं एक भी ऐसी चीज नहीं छोड़ूंगा जो आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आपका जो क्वेश्चन है आपको जरूर एग्जाम में मिलेगा। ठीक है ना। सैनिक टुकड़ियों में सबसे पहले मैं ले लेता हूं साहब एक सैनिक टुकड़ी जिसका नाम था मेर बटालियन। कौन सी बटालियन? मेर बटालियन। और ये मेर बटालियन जो सैनिक टुकड़ी थी बेटा, ये कहां पर तैनात थी आपके? तो ये आपको ध्यान रखना, ब्यावर। इसका मुख्यालय कहां था? ब्यावर। और ब्यावर कहां पर है? आपके अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में। और इसका गठन कब किया गया था? तो 1822 व 23 ईस्वी में कौन सी टुकड़ी का गठन किया गया था? आपके मेर बटालियन का। कौन सी बटालियन का? मेर बटालियन सैनिक टुकड़ी का मुख्यालय कहां पर है? आपके अजमेर, ब्यावर अजमेर में है। कब गठन किया गया? 1822 व 23 ईस्वी में। उसके बाद दूसरा आपको ध्यान रखना है, एक सैनिक टुकड़ी आपकी शेखावाटी।
शेखावाटी ब्रिगेड। कौन सी? शेखावाटी ब्रिगेड। और शेखावाटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय था ये कहां पर था? झुंझुनू। कहां पर था बेटा? झुंझुनू में इनका मुख्यालय था। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1834 में। कब की गई? 1834 में। अब विशेष चीज क्या याद रखनी है? विशेष चीज आपको ये याद रखनी है बेटा, इसी सैनिक टुकड़ी के सैनिक थे कौन? आपके डूंग जी और जवाहर जी। डूंग जी और जवाहर जी का जो संबंध है वो कौन सी सैनिक टुकड़ी से है? तो डूंग जी और जवाहर जी का जो संबंध है बेटा वो कौन सी सैनिक टुकड़ी से हो जाएगा? आपके शेखावाटी ब्रिगेड से हो जाएगा। कौन सी ब्रिगेड से हो जाएगा? शेखावाटी ब्रिगेड से हो जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है जोधपुर लीजन। कौन सी सैनिक टुकड़ी है? जोधपुर लीजन। और जोधपुर लीजन जो सैनिक टुकड़ी है इसका मुख्यालय कहां पर था? तो ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अपन जब एरनपुरा की क्रांति पढ़ेंगे। एरनपुरा, और एरनपुरा कहां पर है बेटा? पाली में है। और इसका गठन कब किया गया था? तो 1835 ईस्वी में। कब किया गया था? 1835 ईस्वी में। इसमें यह हवाला दिया गया था कि आपके जो घुड़सवार हैं, बहाना बनाया था अंग्रेजों ने कि आपके घुड़सवार कामयाब नहीं है, काबिल नहीं है, इसलिए हम नए सैनिक टुकड़ी खड़ी कर रहे हैं। और नई सैनिक टुकड़ी खड़ी कर दी जिसका नाम क्या रखा गया? जोधपुर लीजन। और जोधपुर लीजन का मुख्यालय कहाँ रखा गया? एरनपुरा। कहाँ पर रखा गया था? एरनपुरा। ठीक है। उसके बाद एक सैनिक टुकड़ी और थी बेटा जिसका नाम था कोटा कंटीजेंट। कोटा कंटीजेंट। कोटा कंटीजेंट, इसकी स्थापना की गई थी कब? आपके 1838 ईस्वी में। और ये कोटा कंटीजेंट जो थी ये कई जगह नियुक्त थी। एक तो आपको ध्यान रखना बेटा ये कहां पर नियुक्त थी? नीमच। कहां पर? नीमच। और नीमच कहां पर है बेटा? एमपी में है। एक आपके कहां? देवली। देवली छावनी कहां पर थी? टोंक। टोंक में नियुक्त थी। और एक कहां पर है बेटा? ये आपके आगरा। कहां पर है? आगरा के अंतर्गत। कोटा कंटीजेंट की स्थापना कब हुई? 1838 में। और इंपॉर्टेंट रूप से आपको ध्यान रखना है एक जो सैनिक टुकड़ी है आपकी जिसका नाम आपका एक जो सैनिक टुकड़ी है आपकी वो है मेवाड़ भील कोर। ये बहुत बार एग्जाम में आई हुई है, मेवाड़ भील कोर। और मेवाड़ भील कोर जो सैनिक टुकड़ी है इसका जो मुख्यालय था बेटा ये मुख्यालय था खैरवाड़ा। कौन सा? खैरवाड़ा। और खैरवाड़ा जो छावनी है ये कहां पर है? आपके उदयपुर में है। और इसका गठन कब किया गया? तो इसका क्वेश्चन बहुत बार आया है। 1841 ईस्वी कॉलेज लेक्चरर की एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, मेवाड़ भीलकोर सैनिक टुकड़ी का गठन कब किया? 1841 ईस्वी में। तो यानी अंग्रेजों ने अपने शासन को धीरे धीरे चलाने के लिए साहब धीरे धीरे क्या बना ली? सैनिक टुकड़ियां, यानी अपनी हिफाजत के लिए, अपने शासन की हिफाजत के लिए। तो यहाँ पर सैनिक टुकड़ियों की बात करें तो यहाँ पर देखिए सैनिक टुकड़ियों में एक तो कौन सी थी? मेर बटालियन। मेर बटालियन का मुख्यालय ब्यावर अजमेर में। मेर बटालियन गठन कब हुआ? 1822-23 में। दूसरी कौन सी थी? शेखावाटी ब्रिगेड। ये कहाँ पर था मुख्यालय? झुंझुनू में। इसके गठन कब हुआ? 1834। डूंगजी और जवाहर जी हमारे जिन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा है, जिन्हें 1857 क्रांति का देवता कहा जाता है, जिन्हें राजस्थान का रॉबिन हुड कहा जाता है, जिन्हें गरीबों का देवता कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद जोधपुर लीजन। जोधपुर लीजन का मुख्यालय कहां पर रखा गया? एरनपुरा पाली। और एरनपुरा पाली में कब गठन किया गया? 1835। फिर उसके बाद कोटा कंटीजेंट और इसका गठन कब किया गया? 1838। ये नीमच एमपी, देवली टोंक और आगरा में तैनात थी। मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है मेवाड़ भीलकोर। और मेवाड़ जो भीलकोर है ये कहां पर थी साहब? इसका मुख्यालय कहां था? खैरवाड़ा उदयपुर। और इसका गठन कब किया गया? 1841 ईस्वी में। विशेष रूप से आपको याद रखने योग्य बात है क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा इसी से रिलेटेड आपके सवाल पूछे जाते हैं, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन बहुत अच्छी एक चीज की ओर बढ़ने वाले हैं। अब देखिए, अब आपको विशेष रूप से ध्यान रखना जहां से 100% हर एग्जाम में क्वेश्चन चांसेस रहते हैं। अब मैं लिख रहा हूं तत्कालीन प्रशासनिक ढांचा। तत्कालीन प्रशासनिक ढांचा। और ये तत्कालीन प्रशासनिक ढांचा का मतलब हुआ कि अंग्रेजों का उस समय प्रशासन का ढांचा किस प्रकार का था। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए साहब, सबसे पहले लिख देता हूं महारानी। तो महारानी कौन थी साहब? विक्टोरिया। कौन थी? विक्टोरिया। ठीक है साहब। उसके बाद प्रधानमंत्री ब्रिटिश में, प्रधानमंत्री था पारमस्टन।
उसके बाद गवर्नर जनरल, जीजी। कौन? जीजी। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं गवर्नर जनरल, या इसको अपन क्या कहते हैं? जीजी। अब यहां पर गवर्नर जनरल में ध्यान रखना, 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं। कितने फैक्ट? 3 फैक्ट। अब 3 फैक्ट क्यों याद रखने हैं? क्योंकि इसके लिए आपको गवर्नर जनरल का पूरा पता होना चाहिए, किस किस प्रकार से कौन कौन से गवर्नर जनरल थे। तो सबसे पहले भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए बेटा, तो आपको ध्यान रखना लॉर्ड हेस्टिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग। ये प्रश्न आपको पूछा जाए तो ये जवाब होगा। अब आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। अब आपसे पूछा जाए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल है वो कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ये भारत का अंतिम क्या हो गया साहब? गवर्नर जनरल। अब मैंने क्या बताया आपको, ब्रिटिश कालीन भारत में सर्वोच्च पद कौन सा होता था? गवर्नर जनरल का। और इस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कौन सा पद बनाया गया था? आपका एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। यानी कि गवर्नर जनरल की सहायता कौन करेंगे? एजीजी। अब एजीजी की बात कर लेते हैं अपन राजस्थान के संदर्भ में, तो वही 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। और 3 चीजें कौन सी याद रखनी है बेटा? कि राजपूताने का प्रथम आपसे पूछा जाए, राजपूताने का प्रथम एजीजी, राजपूताने का प्रथम जो एजीजी पूछा जाए आपसे, तो वो आपको एक तो राजपूताने का प्रथम, एक 1857 की क्रांति के दौरान एजीजी कौन था, एक आपको अंतिम एजीजी कौन था। तो ये 3 चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो राजपूताने का प्रथम एजीजी था मिस्टर लॉकेट। कौन था? मिस्टर लॉकेट। राजपूताने का प्रथम एजीजी कौन हो जाएगा? मिस्टर लॉकेट। 1857 क्रांति के समय, तो ये आपको विशेष रूप से याद रखना है, क्योंकि बहुत बार अपन इसका उपयोग करने वाले हैं क्रांति के दौरान कि कौन था कौन नहीं था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 1857 क्रांति के समय कौन था, तो ये आपको विशेष रूप से याद रखना है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है साहब। और अंतिम जो एजीजी है अपना, वो आपको ध्यान रखना, आर बर्नौत। आर बर्नौत, या इसको कहीं कहीं बर्नौत भी मिलता है ना। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि तत्कालीन प्रशासनिक ढांचा महारानी थी विक्टोरिया, प्रधानमंत्री थे पार्मस्टर्न, भारत के गवर्नर जनरल की स्थिति, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग, 1857 क्रांति के दौरान लॉर्ड कैनिंग, और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। एजीजी, तो एजीजी में आपको ध्यान रखना, राजपूताने का प्रथम एजीजी मिस्टर लॉकेट। 1857 की क्रांति के समय कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये कार्यवाहक था। और उसके बाद अंतिम एजीजी कौन था? तो आर बर्नौत, या आर बर्नौत जिसको कहते हैं अपन अंतिम एजीजी। अब इस एजीजी की सहायता के लिए बेटा रियासतों में कौन होते थे? पॉलिटिकल एजेंट। एजीजी की सहायता, देखिए एजीजी सहायता करता था गवर्नर जनरल की, और एजीजी की सहायता के लिए कौन हुआ करते थे? पॉलिटिकल एजेंट, जहां से आपके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। तो लिख चलते हैं आगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं रियासतें, जहां पर पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे। रियासतें जहां पर कौन थे? पॉलिटिकल एजेंट। अब रियासतें कौन कौन सी हैं? तो रियासतों में आपको ध्यान रखना, ये लाइन लिख देता हूं मैं, जब मैं कॉल करूं तो सीमा भड़कती है। सीमा क्या करती है? भड़कती है। ठीक है, अब इसमें से अपन निकालेंगे साहब कौन कौन सी रियासत हैं। तो देखिए बेटा, एक तो हो जाएगी कौन सी रियासत आपकी? जयपुर। एक हो जाएगी कौन सी? मेवाड़। एक हो जाएगी आपकी कौन सी? कोटा। और एक हो जाएगी साहब आपकी कौन सी? सिरोही। और एक हो जाएगी कौन सी बेटा? मारवाड़। और एक हो जाएगी कौन सी साहब आपकी? भरतपुर। कौन सी हो जाएगी? भरतपुर। अब इसमें
पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन से थे? तो पॉलिटिकल एजेंटों के लिए आपको ध्यान रखना है, पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन से थे, तो आपको ध्यान रखना, ईसा बस के हॉर्न में मारी गई, हॉर्न में मारी गई, ईसा बस के हॉर्न में मारी गई। बेटा ये लाइन आपको बिल्कुल याद रखनी है, दोनों को दोनों, और ये एग्जाम में सीधी की सीधी आपको मिलेंगी, इससे बड़ा और कुछ आपके लिए सीधा हो नहीं सकता। तो देखिए बेटा, जयपुर रियासत, जयपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट हो जाएगा कौन? ईडन, सीधी सिंपल सी बात है। जयपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन हो जाएगा? ईडन। ये कौन सी है? मेवाड़, मेवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट हो जाएगा कौन बेटा? सोवर्स। कौन सा हो जाएगा? सोवर्स। उसके बाद कोटार, कोटा रियासत का पॉलिटिकल एजेंट हो जाएगा कौन बेटा? वर्टन। कौन हो जाएगा? वर्टन। और सिरोही, अब यहां पर हॉल, हॉल का मतलब आपको ध्यान रखना है बेटा जेडी हॉल, और ये प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत कम लोगों को पता था, और ये पूछा गया है, आपको ध्यान रखना जेडी हॉल। उसके बाद मारवाड़ में आपको ध्यान रखना बेटा, मारवाड़ के अंतर्गत जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मैक मॉसन। कौन थे? मैक मॉसन या मैक मैसन इसको कह सकते हैं। और भरतपुर के अंतर्गत जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था बेटा? मॉरिसन। कौन था? मॉरिसन। ये पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे कहां? रियासतों में। और कहां पर आपके पॉलिटिकल एजेंट कहां पर नियुक्त थे? आपके रियासतों के अंतर्गत। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कल इससे आगे अपन चर्चा करते हैं। एक बार पुणे से समझ लेना, मैं पूरी क्लास को आपको 5 मिनट में रिवाइज कर देता हूं। आज अपन ने बेटा टॉपिक स्टार्ट किया 1857 की क्रांति। कौन सा टॉपिक? 1857 की क्रांति। और 1857 क्रांति में मैंने आपको बताया था शुरुआत से अपन ने बात की थी, वापस से रिपीट कर लेना वापस से, कि भारत के इतिहास में एक समय को क्या कहा जाता है? राजपूत काल। राजपूत काल 7वीं सदी से लेकर 1206 ईस्वी का समय था। इस समय राजपूतों ने स्वतंत्र रहकर क्या किया था? शासन। इसलिए इस समय को क्या कहा जाता है? राजपूत काल। से उत्तर प्राचीन काल, पूर्व मध्यकाल, सामंतवाद युग के नाम से भी जानते हैं। लेकिन 1206 ईस्वी के बाद में राजपूतों ने अपनी वर्चस्वता को खोया, अपने अभिमान को खोया, और राजपूतों ने कहीं तो मुगलों के अधीन रहकर, कहीं मराठों के अधीन रहकर, और कहीं अंग्रेजों के अधीन रहकर शासन किया। इसलिए 1206 ईस्वी के बाद का जो समय है उसको अपन राजपूत काल नहीं कह सकते। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले पड़ी थी सहायक संधियां। आधुनिक राजस्थान का इतिहास का आरंभ माना जाता है। सहायक संधियों के प्रवर्तक लॉर्ड वेलेजली। प्रतिनिधि कौन था? लॉर्ड लेक था। कारण क्या था? राजपूतों ने क्यों संधियां की थी? कि राजपूतों को मराठों और पिंडारियों से भय था, जिसके बदले सुरक्षा दे रहे थे कौन? अंग्रेज। और उस सुरक्षा के बदले हमारे राजपूत क्या देते थे अंग्रेजों को? टैक्स। जिस टैक्स का क्या नाम था? खिराज। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले करने वाली भरतपुर 29 सितंबर 1803, शासक रणजीत सिंह था, इसने तोड़ी। फिर दोबारा की थी इसने कब? आपके 10 अप्रैल 1805, 2 बार सहायक संधि की। दूसरी अलवर 14 नवंबर 1803 बख्तावर सिंह। तीसरी जयपुर 12 दिसंबर 1803 जगत सिंह। चौथी जोधपुर 22 दिसंबर 1803 मान सिंह। और अंतिम माना जाता है यह धौलपुर रियासत को 29 जनवरी 1804, शासक कौन था? कीरत सिंह। अब आपको याद क्या रखना है? उसके बाद शर्त क्या रखी गई इसमें? कि आपका दुश्मन हमारा दुश्मन, आपकी रियासतों में एक अंग्रेज अधिकारी रहेगा, रियासतों के विदेशी मामले हैं वो अंग्रेजों के पास रहेंगे, राजपूत बिना अंग्रेजों की स्वीकृति से ना तो किसी रियासत की मदद करेंगे, ना किसी रियासत में, आपको ध्यान रखना, मदद करेंगे, ना फिर आपसे पूछा जाए, ना मदद करेंगे, ना ही किसी रियासत से क्या लेंगे? सहायता लेंगे। इसी संदर्भ में यदुनाथ सरकार ने कहा था सहायक संधियों के संदर्भ में कि राजस्थान एक ऐसा अजायब घर बन चुका है जिसके ना तो पिंजरे थे और ना दरवाजे थे। अब ये सहायक संधियों के बाद में मालवा और भरतपुर की स्थिति बिगड़ी, सहायक संधियां टूटी, तो इसके कारण लॉर्ड वेलेजली क्या दे जाता है? इस्तीफा। फिर नियुक्त होकर आता है कौन? जॉर्ज बार्लो। जॉर्ज बार्लो सभी सहायक संधियों को क्या कर देता है? आपका रद्द कर देता है। किस किस संधि को छोड़कर? आपके भरतपुर और अलवर को। ठीक है, फिर उसके बाद में आती साहब कौन सी संधि? पूर्णाश्रित संधि, अधीनस्थ पार्थक्य संधि, रिंग सेंस की संधि, जिसके प्रवर्तक लॉर्ड हेस्टिंग, प्रतिनिधि कर्नल जेम्स टॉड, चार्ल्स मेटकॉफ, जॉन वेलकम। चार्ल्स मेटकॉफ ने इन संधियों का प्रारूप तैयार किया था और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, सबसे पहले संधि करने वाली रियासत कौन सी है? करौली। 9 नवंबर 1817, शासक कौन था? हरबख्शपाल। दूसरी कौन सी? टोंक। टोंक कौन सी? टोंक 17 नवंबर 1817, शासक कौन था? अमीर का पिंडारी। तीसरी थी आपकी कोटा, 26 दिसंबर 1817, उम्मेद सिंह पूरक संधि की थी। उसके बाद आपकी चौथी कौन सी थी? तो जोधपुर 6 जनवरी 1818, और शासक कौन था? मानसिंह। और पांचवी कौन सी थी? उदयपुर, आपको ध्यान रखना, 13 जनवरी 1818, शासक कौन था? भीम सिंह। बूंदी 10 फरवरी 1818, बीकानेर 21 मार्च 1818,
सूरज सिंह जयपुर 15 अप्रैल 1818, जगत सिंह प्रतापगढ़ 5 अक्टूबर 1818, सावंत सिंह जैसलमेर 1 दिसंबर 1818, मूलराज सेकंड डूंगरपुर 11 दिसंबर 1818, जसवंत सिंह बांसवाड़ा 25 दिसंबर 1818 और शासक कौन था? उम्मेद सिंह। उसके बाद अंतिम रूप से जो संधि करने वाली रियासत थी सिरोही 11 सितंबर 1823, शासक कौन था? शिव सिंह। अंग्रेजों के अब 3 चीज मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहले सहायक संधि भरतपुर ने की, सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ संधि करौली ने की और अंतिम रूप से संधि किसने की थी? आपके किसने की थी? सिरोही ने। अंग्रेजों के साथ ये मैंने आपको प्रश्न बता दिया था। हाँ, इसमें 2 चीज ध्यान रखना। अंग्रेज राजपूत संधियों के मध्य सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाने वाला व्यक्ति चार्ल्स मेटकॉफ, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की संधियां करवाने वाला जो अंग्रेज अधिकारी था वो कौन था? जॉन मेलकम। ठीक है। 1832 में संधियों के बाद विलियम बेंटिंग के प्रयासों से राजपूताना एजेंसी अंग्रेजी रेजिडेंसी की स्थापना कहां पर हो गई? अजमेर में। और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कौन से पद का सृजन किया गया? एजीजी का। राजपूताना एजेंसी का कार्यालय 1845 में बदलकर कहां कर दिया गया? माउंट आबू, जो ग्रीष्मकालीन क्या था इनका? आवास। फिर सैनिक टुकड़ियां मेर बटालियन कब बनाई गई? 1822-23। ब्यावर में शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू में 1834। डूंगजी जवाहर जी का संबंध भी इसी से है। जोधपुर लीजन एरनपुरा में मुख्यालय, स्थापना 1835। कोटा कंटीजेंट 1838, नीमच में थी, देवली में थी, आगरा में थी। मेवाड़ भीलकोर आपको ध्यान रखना मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर 1841। उसके बाद तत्कालीन प्रशासनिक ढांचा, यहां से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आता है बेटा, ध्यान रखना कि 1857 क्रांति के दौरान महारानी विक्टोरिया, प्रधानमंत्री पार्मेस्टन, गवर्नर जनरल में याद रखना भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग। 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। और अंतिम रूप से गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कौन सा पद बनाया गया था? एजीजी। राजपूताना का प्रथम एजीजी मिस्टर लॉकेट। 1857 क्रांति के समय जो था वो कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और अंतिम जो था वो था आरआर बर्नौट या आरआर वर्नोथ। अब एजीजी की सहायता के लिए पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन सी रियासतों में थे? तो जब मैं कॉल करूं तो सीमा भड़कती है, जब मैं कॉल करूं तो क्या होता है? सीमा भड़कती है। तो जयपुर रियासत में पॉलिटिकल एजेंट कौन? ईडन। मेवाड़ रियासत में पॉलिटिकल एजेंट कौन बेटा? सॉवर्स। कोटा में कौन? वर्टन। सिरोही में कौन? जेडी हॉल। मारवाड़ में मैकमोसन। और भरतपुर में कौन? मॉरिसन। आज की जो क्लास है वो यहीं तक सीमित करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छे से पसंद आई होगी और आप लोग इस क्लास को आगे से शेयर करें। कल अपन 1857 क्रांति के कारणों से लेकर विद्रोह के बारे में जानकारी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।